गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हो केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अब तक अपन लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था मोलर चालकता। और मोलर चालकता जो है अपन को अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, मोलर चालकता जो है उसको अनंत तनुता पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस चीज़ को अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए, अनंत तनुता पर मोलर चालकता यदि अपन को पता लगानी है तो आपको पता है कि मोलर चालकता क्या होती है। मैंने आपको बताया था मोलर चालकता के लिए हमने कहा था कि आप जो है जो मोल विद्युत अपघट्य है उसको क्या करोगे, 20 मिलीलीटर आयतन में मिक्स कर लोगे और 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं अपन, जिनके बीच की दूरी जो है वो क्या रखेंगे, 1 सेंटीमीटर रखेंगे। और उनके अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल कितना रखेंगे अपन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। इस कंडीशन में जो चालकता उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता। ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मोलर चालकता अपन को पता है। तो अपने पास में नया शब्द क्या आया है, नया शब्द आया है अपने पास में अनंत तनुता। तो देखिए, कल मैंने आपको सांद्रता और चालकता में एक रिलेशन बताया था कि जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता क्या होगी, कम होगी, लेकिन मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। बस वही चीज़ अपन यहाँ पर आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, कंडीशन ये है कि अनंत तनुता पर, यानी कि क्या होगा कि यदि तनुता जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता अधिकतम होती है। ये बात आप ध्यान रखना। मोलर चालकता यानी कि लैम्ब्डा m अधिकतम होती है। लैम्ब्डा m क्या होती है, अधिकतम होती है। अब देखिए, अपन इसको और आगे डिस्कस करें तो हम जो है इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम मोलर चालकता को किससे दर्शा रहे हैं, लैम्ब्डा m से। अब हमको क्या दर्शाना है, अनंत तनुता। तो अनंत जो है उसका आप सिंबल जानते हो, तो हम इसको दर्शाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता को किससे दर्शाएंगे। बस छोटा सा सिंबल है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर लगा देंगे इनफाइनाइट। यहाँ का लगा देंगे इनफाइनाइट लगा देंगे और इससे दर्शाते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लैम्ब्डा n इनफाइनाइट से दर्शाते हैं। आगे बात समझ में आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखिए, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लैम्ब्डा m का मान अधिकतम होगा यदि v क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो देखो, लैम्ब्डा m का मान क्या होगा, अधिकतम होगा यदि v क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। विन इनफाइनाइट होगा यानी कि आयतन जो है वो क्या हो गया, अनंत हो गया। आयतन क्या हो गया, अनंत हो गया। तो तनुता भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि लैम्ब्डा m का मान अधिकतम होगा यदि v इनफाइनाइट हो, यानी कि आयतन क्या हो, इनफाइनाइट हो।
तथा अब आयतन क्या है, अधिकतम है, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आप कह सकते हो C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। अर्थात आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि C क्या है, 0 है। C क्या है, 0 है। कब, जब V क्या है, इनफाइनाइट है। यदि V क्या है अपना इनफाइनाइट है तो C अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में लैम्बडा m यानी कि मोलर चालकता जो है वो अधिकतम हो जाएगी। तो आप कह सकते हो तब लैम्बडा m क्या होगी, अधिकतम होगी, और ये क्या हो जाएगी, अधिकतम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैम्बडा m जो है वो इक्वल हो जाएगी लैम्बडा इनफाइनाइट नॉट की। समझ गए दोस्तों आप लोग मेरी बात को। ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम क्या कहेंगे, लैम्बडा m इनफाइनाइट कहते हैं। लैम्बडा m का मान अधिकतम कब होगा, जब v क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और जब v अनंत हो जाता है यानी कि आयतन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे सांद्रता घटती है, मैंने आपको ये कहा था कि यदि ये घटेगी तो ये जो है ये क्या होती है, बढ़ती है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वो चीज़ ध्यान में होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि v बराबर इनफाइनाइट हो तो c क्या हो गया, 0 हो गया। इन दैट केस v इनफाइनाइट है तो c 0 है। उस स्थिति में क्या होगी, यदि v इनफाइनाइट है और c जो 0 है तो जो मोलर चालकता आ रही है वो मोलर चालकता क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। वो मोलर चालकता क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्यों, क्योंकि तनुता कहाँ से, ये कहाँ से लिए, क्योंकि आयतन क्या है, अनंत है, तो तनुता भी क्या हो गई, अनंत हो गई। क्लियर है चीज़। अब अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम इस कंसेप्ट से क्या करेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, इस कंसेप्ट को अपन समझेंगे। क्या समझेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाती है वो चीज़ अपन देखेंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस पे, अनंत तनुता पे। क्लियर है चीज़। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए आप लोग इसको ध्यान से, हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे तो हम ले लेंगे रूट ऑफ c और यहाँ ले लेंगे हम लैम्बडा m। हम यहाँ क्या ले लेंगे, लैम्बडा m। अब देखिए आप जैसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, इससे आप जैसे जैसे मान आते हैं वैसे वैसे रख जाओगे। यहाँ इस पे ले लिया अपन ने रूट c और यहाँ ले लिया अपन ने लैम्बडा m। ठीक है, अब हम इस पे क्या इधर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है स्थिति हमने क्या ले ली, 0 ले ली। यहाँ स्थिति हमने क्या ले ली, 0 ले ली। रूट c क्या है, सांद्रता का वर्ग जो अपन ने लिया है वो है। अब देखिए तो आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि जैसे c का मान घटेगा तो रूट c का मान भी क्या होगा, घटेगा। आगे बात समझ में। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया पर्टिकुलर, इस पॉइंट पर हमने देखा, हम विद्युत अपघट्य जैसे हमने यहाँ विद्युत अपघट्य ले लिया KCL कि KCL की जो है अनंत तनुता पर हम क्या लेना चाहते हैं, मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि यहाँ पर इतनी रूट c की वैल्यू पर मोलर चालकता जो है वो अपन को क्या मिली, इतनी मिली लगभग। ये अपन को मोलर चालकता कितनी मिल गई, इतनी मिल गई।
मोलर चालकता आपको कितनी मिल गई, इतनी मिल गई। फिर हम थोड़ा और इधर बढ़े तो सपोज हमको मोलर चालकता कितनी मिल गई, इतनी मिल गई। मोलर चालकता कितनी मिल गई, इतनी मिल गई। ठीक है, कुछ मान ये आया, फिर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ मिला दिया। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमको मोलर चालकता इतनी मिल गई। ठीक है, अब देखिए आप इस लाइन को मिलाओगे तो सपोज आपको ये मान जो है वो मिल गया। क्लियर है चीज़। अब देखिए लैम्बडा एम जो है क्या है, यहाँ 0 है, सी भी यहाँ क्या है, 0 है। अब देखिए सी 0 होगा, मैंने आपको पहले ही बताया सी 0 कब होगा, सी बराबर 0 कब होगा, जब v क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और v इनफाइनाइट होगा तो लैम्बडा m जो है वो बराबर किसका हो जाएगा, लैम्बडा m ऑफ इनफाइनाइट के। तो हमको क्या करना है, c को क्या करना है, 0 करना है। c को क्या करना है, 0 करना है। तो देखिए जैसे हमने इसको क्या किया, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। ग्राफ को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा प्लॉट, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। एक्स्ट्रा प्लॉटिंग या बहिर्लेखन बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, बहिर्लेखन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये जो मान है, ये जो जगह है, ये किस पे मिली हमको, 0 पर। c क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। c क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब c 0 हो गया, इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, v क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हमको यहाँ जो मोलर चालकता मिलेगी वो आपके क्या हो गई, लैम्बडा m एट इनफाइनाइट। तो इस तरह आप KCL की क्या निकाल सकते हो, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें, वापस मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ हमने इस पे ले लिया √c का मान, इधर ले लिया मोलर चालकता का मान। हम जैसे जैसे √c का मान घटाएंगे वैसे वैसे लैम्बडा m का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब लैम्बडा m क्या करना है, अधिकतम करना है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कब होगा, जब c 0 होगा। तो c को हम इधर बढ़ाएंगे तभी तो 0 होगा। 0 यहाँ है ना, तो 0 इधर होगा। 0 कब होगा, जब v क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 पर जैसे जैसे हमने अलग अलग वैल्यू ली, यहाँ पर हम वैल्यू रखते गए। यहाँ जाके हमने देखा एक्स्ट्रा प्लॉटिंग के द्वारा, तो यहाँ पर जाकर क्या हुआ, 0 मान हुआ किसका, c का। c का मान क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब v क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ लैम्बडा m क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और लैम्बडा मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, लैम्बडा m एट इनफाइनाइट। क्लियर है चीज़। अब हम देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए। इसके लिए स्टूडेंट्स आप थ्योरी भी लिख सकते हो थोड़ी बहुत, यदि आप लिखना चाहो तो। थ्योरी में बता देता हूँ, इसमें क्या लिखोगे आप कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अतः लैम्बडा m व √c के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें ज्ञात होता है
कि रूट सी का मान घटने पर लैम्ब्डा एम का मान बढ़ता है, अर्थात हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। हमको क्या मिलती है? एक सीधी रेखा मिलती है, मिल रही है सीधी रेखा, और इस सीधी रेखा पर हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके क्या निकाल सकते हैं? अतः सीधी रेखा पर एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द्वारा इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यदि प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है? पूर्ण रूप से आसानी से आयनित हो जाता है। अब पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है तो उस स्थिति में ये होगा कि जैसे जैसे लैम्ब्डा एम और सी के बीच रूट सी के अपन ग्राफ बनाएंगे, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, रूट सी का मान घटाएंगे, वैसे वैसे लैम्ब्डा एम का मान बढ़ता जाएगा। अब इस वजह से ये क्या एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक फिक्स श्रेणी में चल रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलती है? एक सीधी रेखा मिलती है, और ये सीधी रेखा मिलने के कारण हम इस सीधी रेखा में एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर सकते हैं। यदि सीधी रेखा नहीं मिलती तो हम इसमें एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर सकते। यदि ये टेढ़ी होती तो आप कैसे इसको ऐसे खींच देते? ऐसे नहीं कह सकते, तो और टेढ़ी किधर जाएगी पता नहीं रहता, लेकिन सीधी का तो पता है कि भाई अब ये इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो हम क्या करते हैं? उसमें एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके और उसके अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा तो उस केस में क्या होगा। देखिए, अब हम लेते हैं यहाँ पर दुर्बल। देखिए, अब हम यहाँ ले रहे हैं दुर्बल। दुर्बल विद्युत अपघट्य अपन यहाँ पर अब ले रहे हैं, तो वही हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इस पर क्या ले लेते हैं? रूट सी, और यहाँ हम क्या ले लेते हैं? लैम्ब्डा एम ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? शून्य है। अब देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो वो क्या होगा? आयनित नहीं होगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है वो क्या होगा? आयनित नहीं होगा, यानी कि वो आंशिक रूप से आयनित होता है। अब आंशिक रूप से आयनित होता है तो स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है कि अधिकतम पर, अधिकतम है जब क्या है, जो आपका सांद्रता है वो शून्य है, तो उसका क्या है? आयनन क्या है? अधिकतम है। लेकिन जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो आयनन है वो क्या होगा? कम होगा। और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, यानी कि रेखा जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगी। ये रेखा आपको इस तरह से मिलेगी, मतलब इस रेखा पर अब आगे आप एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर सकते तो हम इसकी लैम्ब्डा एम एट इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका आयनन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होता है उसका ग्राफ जो है वो उसमें बहिर्लेखन नहीं किया जा सकता। अतः हम क्या कर सकते हैं? उसकी लैम्ब्डा एम जो है उसको मान प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि दुर्बल वैद्युत, यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट्य आप ले सकते हो, जैसे CH3COH है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में आयनन
पूर्ण नहीं होने के कारण रूट सी व लैम्बडा एम के मध्य खींचा गया ग्राफ सीधी रेखा नहीं देता है। अतः इस पर एक्स्ट्राप्लोटिंग नहीं की जा सकती है। अतः हम इनकी लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट यानी कि मोलर चालकता अनंतता पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो है वो क्या हो रहे हैं, आयनित नहीं हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप आयनित नहीं होगा तो नीचे अवक्षेपित हो जाएगा, नीचे अवक्षेपित हो जाएगा तो अब वो आयनित हो ही नहीं रहा है तो उसकी चालकता आप कैसे ज्ञात करोगे। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने देखा कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों में तो क्या हो रहा था कि जब हम रूट सी और लैम्बडा एम के बीच में ग्राफ खींच रहे थे तो एक सीधी रेखा अपन को प्राप्त हो रही थी और उस सीधी रेखा को हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग के द्वारा लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि वहाँ हम जीरो तक उसको पहुँचा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से आयनित हो रहा था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उनमें हमको सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। अब सीधी रेखा हमको प्राप्त नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा प्लॉटिंग की थी, उसमें यहाँ हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर सकते तो हम क्या नहीं कर सकते, उसका लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो ग्राफ विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ग्राफ विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। कुछ नियम आते हैं जैसे कोलराउस का नियम है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप आइए उसको समझते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कोलराउस का नियम आपके सामने है। अब अपन एक ऐसा नियम पढ़ेंगे जिसकी सहायता से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसकी अपन को चालकता जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है कैसे ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है और एग्ज़ामों में अक्सर ये आता है दोस्तों। यदि आपको ये अच्छे से पता है तो आप इसको कर सकते हो। बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर कोलराउस नियम पूछ लिया जाता है, कोलराउस नियम के एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं, और सबसे बड़ा एप्लीकेशन वो यही है। इससे जस्ट पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात की जा सकती है, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की नहीं की जा सकती है। उसकी यदि हमको मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात करनी है, किसकी, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोलराउस नियम का उपयोग करना पड़ेगा। तो समझते हैं कोलराउस नियम। देखिए कोलराउस नियम क्या कहता है, कोलराउस नियम ये कहता है कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की कौन सा होना चाहिए, दुर्बल। वैद्युत अपघट्य कौन सा होना है, दुर्बल। किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता
या अनंत मोलर चालकता, या आप बोल सकते हो अनंत मोलर चालकता। देखो अनंत मोलर चालकता बोलो चाहे अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलो, बात वही है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में, या आप ये कह सकते हो उस विद्युत अपघट्टे के उस विद्युत अपघट्टे के धनायनों व ऋणायनों की उस विद्युत अपघट्टे के धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्टे के धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो कि लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट ऑफ कैटायंस प्लस लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट ऑफ एनाइंस। आगे बात समझ में। आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल आए हैं आपके सामने, लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट ऑफ वी पॉजिटिव है धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट ऑफ एनाइंस बराबर ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो देखिए, जैसा मैंने आपको इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है विद्युत अपघट्टे की वो होगी धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। ठीक है, तो कोलराउस नियम को आप आराम से डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है, उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कोलराउस का नियम। और हम अब
आगे ये सीखेंगे कि कोलराउस के नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। धन्यवाद।